Hello students, welcome back to Sandman Education न्यू लेक्चर. इट्स लेक्चर नंबर 29 और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, इससे हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं. तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग जो है किसी ऑयल ड्रॉप के पे कितना चार्ज है और उसका नेचर फाइंड आउट करते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. क्लियर है ना. तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक सेटअप लगाया है. देखिए ये सेटअप कैसा है, मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे. ऊपर की जो प्लेट्स हैं, ऊपर की जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है और नीचे जो पैरेलल प्लेट है ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है और इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है जिसकी वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव हुई है. यानी ये हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है. ओके, यहाँ पे एक एटमाइजर लगा होता है. एटमाइजर क्या कहता है, बहुत स्मॉल छोटा सा एक ऑयल ड्रॉप उसमें से गिरती है. ठीक है ना. एटमाइजर क्या करता है, उसे यहाँ पे ड्रॉप करता है और ये फ्रिक्शन की वजह से, ये एटमाइजर में से जब बाहर निकलती है तो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हो जाती है. ऑयल ड्रॉप जो है वो चार्ज हो जाती है और ऐसा कंसीडर किया है कि इसका मास m है ऑयल ड्रॉप का और चार्ज q है, वो यहाँ से नीचे आ रही है ऐसे. क्लियर है ना. अब यहाँ नीचे आने के बाद हम देख सकते हैं इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे. क्लियर. तो इस पे जो है, और ये कैसा चार्ज होती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है ऑयल ड्रॉप. ठीक है ना, फ्रिक्शन की वजह से नेगेटिवली चार्ज हो जाती है. क्लियर है ना. अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्रिक्शन की वजह से ऑयल ड्रॉप नेगेटिवली चार्ज ही क्यों होती है, पॉजिटिवली चार्ज क्यों नहीं होती है. तो मैंने आपको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में बताया था कि जो मटेरियल जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, तो जल्दी से सामने दूसरे मटेरियल जिससे वो रब हो रहा है उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है और खुद जो है नेगेटिव चार्ज हो जाता है. क्लियर है ना, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन के एक्सिस जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सिस में आ जाते हैं. इस वजह से ये ऑयल ड्रॉप का नेचर है कि ये जो है नेगेटिवली चार्ज होती है फ्रिक्शन की वजह से. रीजन ये है कि फ्रिक्शन उसका रीजन है, मैंने यहाँ लिखा भी है. व्हेन द ड्रॉप कमिंग फ्रॉम एटमाइजर ड्यू टू फ्रिक्शन इट विल मोस्टली बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड. ओके. और सेकंड लाइन क्या लिखी है, ऑयल ड्रॉप अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी ड्यू टू एयर फ्रिक्शन. इसका मतलब है कि जब यहाँ से नीचे आ रही होगी तो यहाँ जो एयर है, गैप है, उसमें एयर फ्रिक्शन की वजह से जो कि ऊपर को लग रहा होगा उसकी वजह से ये कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेगी. फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं स्टोक्स लॉ में टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में. ये कांस्टेंट वेलोसिटी को बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी. क्लियर ना. मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ, देखिए इसे क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी. ओके. अब इसका मैथमेटिक्स देखते हैं, इसमें कैसे हम चार्ज को फाइंड आउट करते हैं. हमारा टारगेट है ये चार्ज को फाइंड आउट करना. ठीक है ना. मिल्कन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है वो इसी पर्पज से किया गया था, किसी भी स्मॉल ड्रॉप का चार्ज कैलकुलेट करने के लिए, उसका नेचर कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है क्योंकि मुझे मालूम है कि इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं. एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो ये पॉजिटिव, क्योंकि हमें मालूम चल चुका है कि अब ये नेगेटिवली चार्ज है, ये हमें मालूम चल चुका है. तो ये क्या करेगा, ये इसको ऊपर को अट्रैक्ट कर लेगा, तो ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप साइड और इसका वेट mg डाउन साइड. और दूसरा जो डायग्राम बनाया है उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें विस्कस फोर्स अप साइड लगेगा जो कि फ्रिक्शन का फोर्स होता है, एयर फ्रिक्शन का फोर्स होता है, अपोज करता है वो ऑब्जेक्ट को नीचे आने में. और वेट एज यूजुअल डाउनवर्ड होता है. क्लियर ना. चार्ज हमें कहाँ से मिलेगा, चार्ज हमें Fe से मिलेगा, क्योंकि Fe क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना. तो चार्ज हमें ये QE जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलेगा. तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं. ठीक है ना. मैं आपको बता देता हूँ कि टर्मिनल वेलोसिटी होती कितनी है. टर्मिनल वेलोसिटी, सॉरी ये विस्कस फोर्स कितना होता है, ये होता है 6 पाई, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे आप लोग. ठीक है. 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल, क्योंकि ये टर्मिनल यानी कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रही है, उस कांस्टेंट स्पीड को ही टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है. ठीक है ना. कांस्टेंट वेलोसिटी को ही टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है. ये विस्कस फोर्स का की डेफिनेशन है, उसका फॉर्मूला है. आर क्या है, रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप. जैसे भी ये स्पेरिकल ड्रॉप होती है तो उसका कुछ रेडियस भी होगा. ठीक है ना. ये कोफिशिएंट ऑफ, ये जो ड्रैग फ्रिक्शन होता है ना, मतलब पानी के अंदर जो लगता है उसका कोफिशिएंट होता है ये. जैसे नॉर्मल फ्रिक्शन हम देखा म्यू होता है, वैसे यहाँ पे भी होता है ये. ठीक है ना. ये फ्रिक्शन का, एयर फ्रिक्शन का या फ्लूइड फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है. क्लियर. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसे सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो पहले मैं इसे बैलेंस करता हूँ, Q इज इक्वल टू mg को बैलेंस करता हूँ. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ QE जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये बैलेंस कर रहा है किसको, mg को.
ठीक है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये रुका हुआ है, बैलेंस करने का ये मतलब नहीं है कि ये रुका हुआ है, रुका हुआ नहीं है, ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है, ये टर्मिनल स्पीड से नीचे आ रहा है। आई बात समझ में? क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड है इसलिए एक्सेलरेशन जीरो है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर है, क्योंकि अगर बराबर नहीं होता तो ये ऑयल ड्रॉप एक्सेलरेट कर रही होती न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये कैसा है, यहाँ पे ये एग्जैक्टली कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है, जीरो एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो मैंने Q इज इक्वल टू एम जी लिख दिया। चार्ज मुझे निकालना है, Q इज इक्वल टू मैं लिखूंगा एम जी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिख दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आंसर आ गया, सॉल्व होके हमारा आंसर जो है वो आ गया, ऐसा नहीं है। अभी तक हमारा आंसर सॉल्व होके नहीं आया है। क्लियर है ना, क्योंकि इतना आसानी से आ जाता तो फिर करने की जरूरत ही नहीं होती इतना सब कुछ। मास को मैं चेंज करूंगा, क्योंकि वो जो मास है उसका वो गिवन नहीं है, तो मास को मैं रिप्लेस करूंगा। मास को मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूं, मान लेता हूं कि जो इसकी डेंसिटी है, इसकी जो डेंसिटी है वो रो है। रो क्या है, इसकी डेंसिटी है। ठीक है ना, रो है इसकी डेंसिटी, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ लेना। रो जो है वो, ये रो जो है वो डेंसिटी है। क्लियर है ना, तो मास को मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूं, मास को रिप्लेस किया जाता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से। तो वॉल्यूम कैसे होगा, स्पेरिकल है ये, ऑयल ड्रॉप कैसी होती है, स्पेरिकल होती है, यानी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्पेरिकल है ना, तो 4/3, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है ना, अब मैं चार्ज आराम से यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस करना चाहेंगे तो कैसे रिप्लेस होगा, एक एक पॉइंट को समझते चलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस करना है, ठीक है ना, तभी आप नहीं जानते, लेकिन जब मैं पोटेंशियल पे पहुंचूंगा तो आप समझ जाएंगे कि जो पोटेंशियल होता है, ये जो पोटेंशियल होता है ऐसा लिखा जाता है इसको VAB। ठीक है ना, इसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सेपरेशन बिटवीन दोज टू पॉइंट्स जहां पे ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, यानी ये डी सेपरेशन पे। ये सेपरेशन कितना है, ए और बी के बीच का डी, तो V इक्वल टू ई इंटू डी होता है। तो E को मैं क्या लिख सकता हूं, E को लिखा जा सकता है V डिवाइडेड बाई डी। इसका मतलब यहां से अगर मैं E हटा दूं, यहां से मैं E हटा देता हूं और इसकी जगह पर लिख देता हूं VAB, ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और डी को मैं यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं मैंने E को हटा दिया है। ये एक चार्ज का फॉर्मूला है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या फायदा, मतलब इस विस्कस फोर्स का क्या फायदा, हम इसे स्विच करते हैं। स्विच करने का मतलब ये हुआ कि एक बार जब इसमें एक्सेलरेशन आ गया, सॉरी इसमें वेलोसिटी अचीव हो गई, तो हम इसको स्विच कर देते हैं, इसको बंद करते हैं, फिर ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरता रहता है। ठीक है ना, अब ये जो कांस्टेंट स्पीड है, ये स्पीड कभी नहीं आती है। ये समझ लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म्स में भी स्पीड की बात नहीं करते हैं, मैकेनिक्स के टर्म्स में करते हैं। तो मैकेनिक्स वाला कौन सा फ्री बॉडी डायग्राम है, ये वाला फोर्स यहाँ पे लग रहा है मैकेनिक्स का। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6π/η/RV, ये इसको बैलेंस करेगा। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के छोड़ देता हूँ। अब मैं इसे मैनिपुलेट करता हूँ, चलिए इसे मैनिपुलेट करते हैं, देखते हैं हम कहाँ टर्मिनेट होते हैं। विस्कस फोर्स यानी 6π/RV टर्मिनल, ठीक है ना, ये किसको बैलेंस कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है mg को, ये बैलेंस कर रहा है हमारे पास mg को। ठीक है ना, यहाँ पे इसको बैलेंस कर रहा है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें बदली जा सकती हैं, क्या क्या चीजें मैनिपुलेट करके लिखी जा सकती हैं चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है ना, तो जरा इसको भी जरा सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आएगा। यह आ जाएगा 4/3, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, एक्चुअली मुझे इसको ढंग से लिखना चाहिए। काम करते हैं, mg को पहले लिखते हैं, mg इज इक्वल टू 6π/RV टर्मिनल। ओके फाइन, मास को मैं लिखूंगा 4/3πr³। देखिए आप चाहते तो डायरेक्ट भी ये मास की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, ये वैल्यू आप डायरेक्टली यहां से उठा के यहां प्लेस कर सकते हो, जरा भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है आपको। लेकिन हम फिर भी लिख लेते हैं इसको ओपन करके, r³, ये हो जाएगा अपने पास वॉल्यूम, ठीक है, इंटू डेंसिटी इंटू जी इज इक्वल टू 6π/RVT। ईटा को थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं ऐसे, यहां मैंने इसको इस तरह लिख दिया। देख सकते हैं आप कि ये वाले r से ये वाला क्यूब कैंसिल होके स्क्वायर बन जाएगा,
तो आप देख सकते हैं आर स्क्वायर की कितनी वैल्यू आती है। आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 6 पाई ईटा वी टर्मिनल, ठीक है ना, 6 पाई ईटा वी टर्मिनल। अच्छा, पाई से पाई भी कैंसिल हो रहा है, देखो मैं यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा देखिए, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो ये 3 3 ज़ा 9, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर आ जाएगा अपने पास 9/2, ठीक है ना, 9/2। ये 3 कैंसिल हुआ ना इसके साथ, 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, तो 9/2 ईटा वी टर्मिनल। और कुछ बच गया क्या, हाँ बच गया ना डिवाइड में, देखिए डिवाइड में क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ पे बता है रो इंटू जी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त जो एक्सप्रेशन है वो किसके लिए है, वो रेडियस का एक्सप्रेशन है, रेडियस के स्क्वायर का। किसका रेडियस है ये रेडियस है हमारे पास ऑयल ड्रॉप का, जो कि स्पेरिकल मैनर में है, ठीक है ना, स्पेरिकल है जो कि। अभी आर स्क्वायर को मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। चार्ज में आर स्क्वायर को यूज कर लेते हैं, चलिए। तो चार्ज सॉल्व करना है मुझे, ठीक है ना, चार्ज सॉल्व करना है तो 4/3 पाई आर क्यूब में यूज करने वाला हूँ, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना, आर स्क्वायर में यूज करने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे क्या करना है हमको, हाँ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, किसी भी एक में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया, अपने पास आ गया 4/3 पाई, ठीक है ना, रो जी डी डिवाइडेड बाई वी ए बी, यहां तक तो ठीक है। आर क्यूब को ही मैंने अलग कर दिया बस, बाकी सब कुछ मैंने वैसे ही लिखा है। और आर क्यूब की जगह में मैं ये वाली वैल्यूज लिखने वाला हूँ, ठीक है ना, आर क्यूब की जगह में ये वाली वैल्यू लिखने वाला हूँ। तो ये वैल्यू लिख देते हैं। कितना, अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो कितना आ जाएगा, अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, इसको यहां से हटाते हैं, 1 मिनट, इसको यहां से हटाते हैं और यहाँ पे इसका रूट लगाते हैं, अब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो आप सोच रहे होगे कि स्क्वायर का क्यूब कैसे करना है। तो ये रूट जो मैंने लगाया है ना, ये 9 है, ये 9 है यार, ठीक है ना, 9/2। तो इसका क्यूब करना है, मतलब सबकी पावर 3/2 आने वाली है, ठीक है ना। तो देखिए कैसा आएगा क्यूब करने पे। सबसे पहले मैं लिखूंगा 9/2 ईटा वी टी डिवाइडेड बाय रो इंटू जी। ये जो मैंने लिखा है, मुझे इसके रूट का क्यूब करना है, इसके रूट का क्यूब करना है। रूट का क्यूब करने का मतलब इसकी पावर कितना करना है, 3/2, ठीक, इसकी पावर 3/2। मतलब अगर मैं इसका रूट लेता हूं, 3/2 करने का मतलब ये होता है ना रूट का क्यूब करना, तो यानी पहले रूट का स्क्वायर करूंगा और फिर एक बार उसका रूट लूंगा, क्लियर है ना। तो इसमें देखिए कौन कौन सी चीजें बहुत आराम से सॉर्ट आउट हो जाएंगी, देखिए यहाँ पे कितने आराम से सॉल्व हो जाएंगी ये। चार्ज का जो आंसर आएगा वो आएगा 4/3 पाई रो जी डी डिवाइडेड बाय वी ए बी, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इनटू, और मैं इसका क्यूब करूंगा तो ये पहले तो 9/2, ठीक है ना, 9/2 ईटा, ये ईटा है, एन मत समझ लेना, वी टी बाय रोजी, ये पहले बाहर आ जाएगा। और रूट में जो बच गया वो क्या होगा, रूट में जो बच गया वो होगा वही सेम चीज, 9/2 ईटा वी टी बाय रो इंटू जी, ये रूट के अंदर बच जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि क्यूब किया है तो एक स्क्वायर करके बाहर आ जाएगा, एक रूट में जाएगा। अब देखिए क्या क्या चीजें कैंसिल हो सकती हैं इसमें, कुछ हो सकता है क्या, रो जी से रो जी कैंसिल, ठीक है ना, रो जी से हो गया अपने पास रो जी कैंसिल, 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4 आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4। अब अपने पास ऊपर क्या बचा, 6 बच गया। तो अभी मैं चार्ज को ऐसा लिख सकता हूँ, देखो यहाँ लिख देता हूँ, चार्ज को मैं कैसा लिख सकता हूँ, ऊपर बचता है हमारे पास 6 पाई, उसके बाद डी, चलो डी को बाद में लिखेंगे, चलो अभी लिख लेते हैं डी को, ठीक है ना, 2 3 ज़ा 6 पाई इंटू डी, उसके बाद ईटा वी टी डिवाइडेड बाय वी ए बी। आप चाहें तो ये डी और वी ए बी को सॉल्व करके सिर्फ ई लिख के भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने वी ए बी के टर्म्स में आंसर लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रूट वाला टर्म्स यहाँ पे रिमेनिंग है, रूट वाला टर्म्स देखिए उसमें क्या है, उसमें है 9/2 ईटा वी टी डिवाइड बाय रो जी, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है ना। आप चाहें अगर
अगर आप चाहें तो आप इस 9 का स्क्वायर भी बाहर लिख सकते हैं। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस 9 को यहाँ से हटा देते हैं। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। इसको बस 1/2 लिख देते हैं और 3 जो बाहर आएगा वो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अल्टीमेटली ये नंबर कितना बन जाएगा? 18। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे 18 लिख देता हूँ। ठीक है ना? आई थिंक आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। तो 18 पाई डी ईटा वी टी बाई वी ए बी 1/2 ईटा वी टी रोजी। अब देखिए ईटा वी टी रोजी को भी सॉल्व करना है। मैं चाहता हूँ कि ईटा और ये वी टी ये दोनों अंदर चले जाएं। ठीक है ना? तो क्या बचेगा मेरे पास? देखिए 18 पाई डी डिवाइडेड बाय वी ए बी एज इट इज। ठीक है ना? ये वी ए बी एज इट इज। रूट के अंदर क्या बचेगा जब मैं ईटा और वी टी को अंदर लेके जाऊंगा? तो 1/2 ऐसे कैसे रहेगा? ईटा अंदर जाएगा तो ईटा क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक ईटा यहाँ पहले से है और अंदर जाएगा तो ये स्क्वायर बनेगा, तो ये हो जाएगा ईटा क्यूब। ओके फाइन। वीटी जाएगा तो ये वीटी स्क्वायर। क्लियर है ना? सॉरी, वीटी भी अंदर जाएगा तो वीटी क्यूब। स्क्वायर क्यों होगा भाई? वीटी क्यूब डिवाइडेड बाय 2 रो जी। ये हमारे पास आंसर है। ठीक है ना? काफी अतरंगी सी कैलकुलेशन है इसकी। ये आसान कैलकुलेशन भी हो सकती थी अगर मैं सीधा mg की वैल्यू यहाँ पुट कर देता, तो भी हमारा आंसर आराम से आ जाता, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसको मैं एक अलग कलर से फाइनल आंसर को लिख देता हूँ। जो चार्ज का आंसर आया है बच्चों, वो आया है 18 पाई डी। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने चार्ज कैलकुलेट किया है। ठीक है ना? तो आपको समझ में आएगा कि चार्ज कैलकुलेट करने के पर्पज से इसको जो है यूज किया जाता है। ठीक है? रूट के अंदर क्या आएगा? रूट के अंदर आएगा ईटा क्यूब वी टर्मिनल वेलोसिटी का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 रो इंटू जी। ये हमारे पास फाइनल आंसर है जो हमने अभी अभी सॉल्व करके निकाला है। ठीक है ना? अब ऑब्वियस सी बात है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इतना हम एग्जाम में कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे हमें नहीं पता। क्लियर ना? लेकिन एक बात समझो कि आपको ये एग्जाम में याद नहीं रहा, एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने आया मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का और आपको ये फॉर्मूला भूल गया चार्ज का, तो आपको बेसिक याद रखना है। बेसिक क्या है? बेसिक है ये दोनों डायग्राम, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें नंबर्स गिवन रहेंगे आपको। तो आपको बस ये फ्री बॉडी डायग्राम को रिजॉल्व करना है, लेफ्ट राइट करना है, इसकी वैल्यू उसमें पुट करके चार्ज पे फोकस करना है, बस चार्ज कैलकुलेट कर लेना है। वही मैंने इसमें भी किया है बस, लेकिन सारे के सारे क्वांटिटीज जो थी वो वेरिएबल थी। ठीक है ना? सारी सारी ये नंबर्स में नहीं थी, इस सिंबल्स में थी। इस वजह से हमें हमारा आंसर बहुत बड़ा दिख रहा है। असल में जो सारे नंबर्स पुट कर दिए जाएंगे तो ये पहले ही सॉल्व हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ईटा को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है ना? विस्कोसिटी कॉफिशिएंट होता है, एक तरीके का फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट होता है ये। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आ चुका है। बोर्ड एग्जाम ऐसे वैसे एग्जाम में नहीं पूछेगा कभी भी आपसे, लेकिन हाँ बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ये। ठीक है ना? बोर्ड एग्जाम में आपसे ये डेरिवेशन पूछ सकता है चार्ज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ किसी भी बोर्ड में आप लोग, चाहे सीबीएसई में हो या स्टेट बोर्ड में हो, आपके लिए ये हेल्पफुल है। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हो चुका है और ये बीच में घुसाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही फोर्स लगता है। बाद में मैं इसको पढ़ाता, इसलिए मैंने पहले इसको एक वीडियो में डाल दिया है। इसके बाद हम लोग जो भी न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जो भी कुछ भी करने वाले हैं, सब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होंगे। और सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो जेई और नीट में आए हुए, लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए, या किसी भी स्टैंडर्ड बुक के जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे आप लोग प्रेफर करते हो ना सिंगेज की बुक, तो सिंगेज की बुक में आपको सारे सॉल्व, उसको क्योंकि उसमें सॉल्व एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा होते हैं तो लोग बहुत फॉलो करते हैं उसको, स्टूडेंट्स। तो उसके सॉल्व एग्जाम्पल, फिजिक्स गैलेक्सी के सॉल्व एग्जाम्पल, एस.सी. वर्मा के सॉल्व एग्जाम्पल्स, जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं सबका एक कलेक्शन मैंने बनाया है। और वो कलेक्शन में वीडियो के फॉर्मेट में एक एक वीडियो में दो दो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द क्वेश्चन मैं डालता रहूँगा। ठीक है ना? आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और ऐसा करने का फायदा क्या? ऐसा करने का ये फायदा कि जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं उससे हमें हमारे कॉन्सेप्ट ओपन होते हैं, हमारा मैथमेटिकल स्किल इंप्रूव होता है। और कहते हैं ना कि मुश्किल का आसान काम करने से पहले हमेशा मुश्किल काम करना चाहिए। अगर आप बड़े बड़े क्वेश्चन पे अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आप छोटे क्वेश्चन पे सोचना सीख जाओगे। आ रही है बात समझ में? मेरा ऐसा मानना है। हो सकता है कई लोग छोटे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आएंगे तो आप बड़े क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो डायरेक्टली।
ठीक है ना। आप सॉल्यूशन देखो, आप सॉल्यूशन देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सॉल्यूशन से सीखो, सॉल्यूशन देख के उससे सीखो कि उसमें आपने क्या सोचा कि आपका आंसर गलत हो गया, सॉल्यूशन में कैसे किया हुआ है, आपने क्या मिस्टेक की, अपनी मिस्टेक्स को लिखो, उस क्वेश्चन के बगल में ही बॉक्स बना के अपनी मिस्टेक लिखो कि आपने क्या किया और आपको करना क्या था, तो वो मिस्टेक आपसे दोबारा नहीं होगी। और मुझे ऐसा लगता है ऐसी 10 मिस्टेक अगर आपने अपनी पकड़ ली तो एक चैप्टर आपका कवर हो गया फिर, कि एक चैप्टर में कितनी मिस्टेक करोगे भाई, 10 से ज़्यादा, 10-15 मिस्टेक से ज़्यादा क्या करोगे। बात समझ में आ रही है ना। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है मेहनत करने का, मेहनत करने का मतलब ही यही होता है बच्चों, मेहनत करने का मतलब बेसिक क्लियर करने का यही मतलब होता है। बेसिक कहीं दुकान पे नहीं मिलता, आपने कितना घिसा है अपने आप को, उसी से आपके बेसिक इंप्रूव होते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक इलेक्ट्रिक फील्ड के एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। थ्योरी व्योरी हो गई खत्म। E इज इक्वल टू, मैं 2 फॉर्मूले बताए थे, आपको याद होगा, याद ही होगा आपको, 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने, कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ/R² और F/Q0। इसमें जो चार्ज होता है वो फील्ड प्रोड्यूसिंग होता है, इसमें चार्ज होता है फील्ड फेसिंग होता है, बता दिया था ये सब कुछ। ठीक है ना, बस यही 2 फॉर्मूले हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत बढ़िया, इसकी प्रॉपर्टी बता दी थी कि वेक्टर क्वांटिटी है, 2 फील्ड एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती हैं। ठीक है ना, ये किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलरली आके टर्मिनेट होती हैं, परपेंडिकुलरली वहां से एग्जिट होती हैं। ये सब बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है, बस इतना ही अगर हम समझ लेंगे तो चाहे जेई हो या जेई एडवांस हो या नीट हो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। देखते हैं हम वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं, इसमें अगले वीडियो में जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि हम कैसे वेक्टर के साथ खेलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लेकिन सारा खेल किसका होगा, वेक्टर का होगा। तो हम वेक्टर पे काम करेंगे, जबरदस्त पकड़ बनाएंगे। जो भी मेरी वीडियोस को देखते हैं, जो भी बच्चे देखते हैं, जो भी बच्चे चैनल को फॉलो करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वेक्टर की अच्छी पकड़ बना के नेक्स्ट वीडियो देखना, बहुत मजा आने वाला है। ओके, और मैं भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैंने आप पे थोप दिया, नहीं आप पढ़ के आना, नहीं 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 नहीं, मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग पढ़ के जरूर आना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।